हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे लिंकेज। लिंकेज गेट में जूलॉजी सेक्शन के जेनेटिक्स पोर्शन में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमेशा गेट में पूछा जाता है। तो लिंकेज समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, दिस इज अ क्रोमोसोम क्रोमोसोम एंड दिस वन इज अनदर क्रोमोसोम। नाउ यहाँ पर कुछ जीन्स है, जैसे ये है ए जीन, ये है बी जीन और बहुत दूर ये है सी जीन। दूसरे क्रोमोसोम पर भी सेम जीन्स है, ये है ए जीन, ये है बी जीन और ये है सी जीन। अब क्या होता है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर कब होती है? म्यूसिस के टाइम पे। जस्ट कमेंट में म्यूसिस के किस चीज में क्रॉसिंग ओवर होती है। जो जीन्स आपस में क्लोज है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन जो जीन्स दूर है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे हुआ। सी क्रोमोसोम सी जीन जो है ए और बी से काफी दूर है। जस्ट बिकॉज ए और बी साथ में है तो वो साथ में ही रहे, और सी जो दूर है वो एक्सचेंज हो गया। तो जो जीन साथ में है, जैसे इन दिस केस ए और बी साथ में, इनको बोलते हैं लिंक्ड। और जो दूर है वो होता है अनलिंक्ड। लिंकेज यही है, लिंकेज मीन्स टू जीन्स आर लिंक्ड, तो क्रॉसिंग ओवर में वो सेपरेट नहीं होता। अब ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके डिटेल्स के लिए आप रेफरेंस बुक्स रेफर कर सकते हैं। गेट में वैसे थ्योरेटिकल नहीं आता है। तो अब हम देखते हैं इसका न्यूमेरिकल जो कि गेट में आता है। सी, दिस इज अ न्यूमेरिकल। द क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी फॉर अ जीन लोकाई इज PQRS ऑन क्रोमोसोम दिस। अब इसमें आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है, आपको बेसिकली बताना है सीक्वेंस क्या है। अपने पास जीन्स है, पी जीन, क्यू जीन, आर जीन और एस जीन। इन सारे जीन्स को ये माना कि ये एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो इनकी पोजीशंस क्या है? तो जैसा कि मैंने कहा, जो जीन्स पास में होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर का उनमें लिंकेज रहता है, जो दूर होते हैं उनमें ज्यादा लिंक नहीं रहते। तो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितना क्रॉस ओवर हो सकते हैं, मतलब वो कितना दूर है, एक तरह से ऐसा मान सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की एक मेथड होती है। ऐसे क्वेश्चंस गेट में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है P से Q का डिस्टेंस है 30, Q से R का डिस्टेंस है 25, Q से S का डिस्टेंस है 15, R से S का डिस्टेंस है 10 और P से R का डिस्टेंस है 5। मैं डिस्टेंस क्यों बोल रही हूँ? परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर को हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे सबसे ज्यादा डिस्टेंस किन दो जीन्स के बीच में है। यहाँ पे दिख रहा है 30 PQ के बीच में है, तो यहाँ पर हम स्पॉट करेंगे P और यहाँ कहीं दूर हम बनाएंगे Q, एंड डिस्टेंस बिटवीन these two is 30। नेक्स्ट, P के नियरेस्ट कौन सा जीन है? P के नियरेस्ट है R। R से ज्यादा क्लोज P के और कुछ भी नहीं है। यहाँ हम बना देंगे R। ये डिस्टेंस है 5। अब Q से R का डिस्टेंस है 25, तो मतलब ये डिस्टेंस जो आएगा हमारा 25। देखिए वेरीफाइड है, 5 + 25 30 होता है। अब नेक्स्ट है Q से S, दिस इज 15, मतलब लगभग ये यहाँ पर आएगा, 15 के डिस्टेंस पर आएगा S। और ये डिस्टेंस कितना बचा? दिस इज अराउंड 10, तो R एंड S का डिस्टेंस 10 है, मतलब उसका सीक्वेंस सही है। अब जो जीन्स का सीक्वेंस है वो क्या होगा? PRSQ, राइट। अब इसको आगे से रीड करेंगे तो PRSQ है, पीछे से रीड करेंगे तो 2SRP है। ऐसा हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन में अवेलेबल है। इट इज क्लियर? ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी गेट में ही आया हुआ है। दिस इज सिमिलर क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या है, इधर 3 जीन्स है। कौन कौन से जीन्स है? X, Y एंड Z। Y और X के बीच का डिस्टेंस है 12, X एंड Z के बीच का डिस्टेंस है 4,
y और z के बीच का डिस्टेंस है 8। सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसमें है? x और y में। x बनाएंगे, y बनाएंगे, इनके बीच का डिस्टेंस है 12। नेक्स्ट, x और z के बीच में डिस्टेंस कितना है? 4। z यहाँ होगा, ये डिस्टेंस होगा 4, ऑटोमेटिकली ये वाला डिस्टेंस होगा 8। सीक्वेंस क्या होगा? x z y। ये सीक्वेंस कहाँ पे अवेलेबल है? Here. Now, here is a new term, recombination frequency. What is the frequency of recombination? ये होता है number of recombinant offspring divided by total number of offsprings। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी। देखा देखा सा लगता है ना, मेंडल ने यही पेरेंट्स यूज किए थे। हमारी प्रोजेनी क्या होगी? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर हम ये दो को पेरेंट लेते हैं तो हमारी प्रोजेनी क्या होगी? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब फॉर दिस जनरेशन पेरेंट्स कैपिटल टी स्मॉल टी है, ऑफस्प्रिंग्स कोई भी पेरेंटल नहीं है, तो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं these all are recombinant, that is 4, और टोटल कितने हैं? 4। तो recombination frequency है 1, that can be 100%। अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है तो you will simply multiply it with 100। now if these two are parents, तो these are offsprings, पेरेंट से रिसेंबल ये दो ऑफस्प्रिंग करती है, मतलब these two are recombinant। recombination frequency क्या होगी? 2/4, that is 1/2, और 50% अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देयर आर जीन्स A, B, C on the same chromosome. In mating experiment, the map relative position of these three genes for the following results obtained. Out of 500 progeny of parents with genotype A minus, B minus, A plus, B plus, 20 were A minus, B minus, A minus, B plus, and out of, this was out of 500, out of 1000 parents A minus, C minus, A plus, C plus were 80, the genes were A minus, C minus, A plus, C minus। क्वेश्चन समझिए। In this question it is said parents का जीनोटाइप है this, ये है हमारा पैरेंटल। आउट ऑफ दैट, ये पैरेंटल, आउट ऑफ दैट ये वाली जो प्रोजेनी है ये 20 प्रोड्यूस हुई है। कितने में से? 500 में से। नाउ दिस इज नॉट पैरेंटल, मतलब ये है हमारा रिकॉम्बिनेंट। आउट ऑफ 1000 these are parents and this is different, it means this is recombinant। cover this whole। So now they are asking what is the frequency of recombination between A and B। A and B में frequency of recombination, A और B की कहाँ पे है? ऊपर वाले क्वेश्चन में है। recombinant कितने हैं? 20, कितने में से? आउट ऑफ 500। और recombination between A and C frequency क्या है? 80 आउट ऑफ 1000। दोनों को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बी 8, it will be 4 and 8। Which of the following is definitely true in the terms of relative map position? Map position मतलब positions on chromosome। This is a chromosome, these are the genes A, B, C and D। Distance between this is called map distance। This now we can see ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? A और C की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब A और C में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो we can conclude that
A is close to B than C. Okay. One question left from this side is, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, A and B जीन का मैप डिस्टेंस है 5%. B and C, सॉरी, A and B की फ्रीक्वेंसी है 5%, B और C की फ्रीक्वेंसी है 10%, C and D की फ्रीक्वेंसी है 12% एंड A and D की फ्रीक्वेंसी है 27%. और वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैप डिस्टेंस बिटवीन A एंड C. तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली ये जो परसेंटेज है इसको हम डिस्टेंस मान के अपना प्लॉट करेंगे. यहाँ पे हमारा सीक्वेंस है ABCD. A और C के बीच का मैप डिस्टेंस है, A और B का है 5, B एंड C का है 10, दैट इज 15. तो मैप डिस्टेंस हमारा आएगा 15 मैप unit. 1% is equals to 1 map unit. Okay. Here we have studied the linkage between two genes. In upcoming videos we will study about the 3 gene linkage. उसका भी न्यूमेरिकल आता है, 2 मार्क्स में आता है, बहुत टफ होता है. थोड़ा सा उसको सॉल्व करने का प्रोसेस बड़ा है. We will try to do it. Now why I have considered solving numericals rather than studying theory. गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं. अब 19 क्वेश्चन में से 10 to 11 न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, और न्यूमेरिकल या तो 1 मार्क का होता है या 2 मार्क का होता है. जनरली 2 मार्क्स का रहता है. अगर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो वो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह कंसीडर किया जाएगा. बट अगर ऐसा न्यूमेरिकल है, लाइक एक क्वेश्चन है और आगे उन्होंने डैश दे दिया टू आंसर एंड हियर यू हैव टू टाइप द आंसर, तो फिर इस क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. इसलिए हमें न्यूमेरिकल्स कभी छोड़ के नहीं आना है. न्यूमेरिकल्स आते हैं, इजी होते हैं. ज़्यादातर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल से डरते हैं तो न्यूमेरिकल्स करते ही नहीं है, पर सबसे स्क्योरिंग न्यूमेरिकल ही होते हैं. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.